जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आज एक बड़ा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। भारतीय उच्चायोग की ड्रोन से जासूसी करवा रहा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन्स। आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर बोले जमकर हमले। 9 साल से भी ज्यादा समय के बाद जेल से छूटे ओम प्रकाश चौटाला। पश्चिम बंगाल की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र का पहला दिन भरपूर धमाकेदार रहा। दिन की ये सारी खबरें तूफानी रफ्तार से आपको हम दिखाएंगे सीधे फीड से। सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब कल राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने हुए अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए। कुछ देर पहले देहरादून सचिवालय में तीरथ सिंह रावत मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां मीडिया का भारी जमावड़ा था, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी नाटकीय रही। तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने छोटे से कार्यकाल की उपलब्धियां गिना दी। आने वाले वक्त में 6 महीने के भीतर उत्तराखंड में 20,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस्तीफे को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इस्तीफे को लेकर कोई बात किए बिना चले गए तीरथ सिंह रावत। कल दोपहर 3 बजे देहरादून में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सभी विधायकों को देहरादून पहुंचने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के तौर पर कल देहरादून में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम तीरथ रावत 4 महीने भी नहीं पूरे कर पाए हैं। वे सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बनने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई के बाद तीरथ सिंह रावत ने इसी साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी 4 महीने भी नहीं हुए कि उनका इस्तीफा हो गया। इस दौरान उन्होंने अपने उल जुलूल बयानों से बड़ी सुर्खियां पाई। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो। यही नहीं, तीरथ ने तो ये भी कह दिया कि गंगा जल के स्नान से कोरोना नहीं होता है। गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। तीरथ सिंह रावत से पहले सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भगत सिंह कोश्यारी के नाम था। वे 4 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए थे। पश्चिम बंगाल की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र का पहला दिन भरपूर धमाकेदार रहा और हंगामे से भरा हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि राज्यपाल अपना भाषण ही नहीं पढ़ पाए। बीजेपी के विधायकों ने इतना हंगामा किया कि हंगामे के बीच राज्यपाल ने भी राज्य सरकार की ओर से दिए गए कई बिंदु अपने अभिभाषण में पढ़ने से जो पहले इनकार कर दिया था, फिर पढ़ा ही नहीं। हंगामे की वजह से पहले दिन का सत्र सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गया, हालांकि बाकी कार्रवाई जारी रही। इस बीच ये दिलचस्प तस्वीरें दिखी, जिसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बातचीत करते दिखे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप का दौर विधानसभा के अंदर जारी है, इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में हंगामा भी बढ़ेगा और बीजेपी बनाम टीएमसी तल्खी भी। टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दिया है अजीब सा बयान। कहा जिसको वैक्सीन लग गई है वो पीएम केयर फंड में 500 रुपए डाले। पीएम मोदी पूरे देश में वैक्सीन फ्री लगाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर चाहती हैं कि वैक्सीन लगा चुके लोग पीएम केयर फंड में डोनेशन दें। कोवैक्सीन जो हमको लगी, हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति एक डोज 250 रुपए का है। यदि दोनों वैक्सीन हमको लग चुकी हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि रुपए 500 पीएम केयर फंड में जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, वो अवश्य डालें। इस बीच देश में 34 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। भारत को मिल सकती है जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन। अगर ये डील पक्की हुई तो स्पुतनिक के बाद ये दूसरी विदेशी वैक्सीन होगी। देश में एक और कोरोना वैक्सीन का रास्ता जल्द खुल सकता है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन से भारत सरकार की बातचीत चल रही है। इसकी जानकारी खुद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दी है।
लगातार बातचीत चली हुई है और इट्स अ वेरी गुड वैक्सीन, सिंगल डोज है, उसी एक डोज से पूरे का पूरा ही कोर्स पूरा हो जाता है। तो वी आर वर्किंग वेरी interactively with the company and we hope to find a way very soon. इससे पहले कल ही भारतीय कंपनी जायडस कैडिला ने भी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। देश में वैक्सीन पर राहुल गांधी के बयान से सियासत हो गई तेज। राहुल ने कहा जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। बीजेपी बोली राहुल को है नफरत का मोतियाबिंद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कहा जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। इसका पहले जवाब देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया। हर्षवर्धन ने कहा राहुल गांधी ना कुछ पढ़ते हैं ना समझते हैं, अज्ञानता वाले वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर जमकर हमले बोले। राहुल गांधी जी, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? इस टीका टिप्पणी के बीच आपको ये जानना चाहिए कि देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन का टीका अब तक 34 करोड़ लोगों को लगाया जा चुका है। दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपियों को यूपी के कैराना से गिरफ्तार किया गया। एनआईए की टीम ने यूपी के कैराना में ये गिरफ्तारी शामली पुलिस की मदद से की है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम सलीम अहमद और कफील अहमद हैं। दोनों को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनके कोर्ट के सामने बयान दर्ज हुए। इसके बाद एनआईए को इन दोनों आरोपियों की 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के तार लश्कर तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हैदराबाद से कैराना के रहने वाले इमरान व नासिर को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों की निशानदेही पर सलीम और कफील को गिरफ्तार किया गया। खाने के तेल की महंगाई पर गरमाई राजनीति। प्रियंका गांधी ने बताई इसकी तकलीफें, तो वित्त मंत्री सीतारमण ने बताई इसकी कीमतें बढ़ने की वजह। प्रियंका गांधी ने लिखा, 1 लीटर सरसों तेल के भाव के बराबर है किसान के 14 किलो गेहूं की कीमत। आज महंगाई का ये आलम है कि आप सोचिए, सरसों का तेल, 1 किलो सरसों का तेल लगभग 200 रुपए के लिए मिलता है। दूसरी तरफ किसान को 1 किलो गेहूं के लिए 15 रुपए मिलते हैं। तो बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसकी वजह बताई। कहा, खाद्य तेल देने वाले बीज का उत्पादन कम हुआ और कोरोना की वजह से पिछले साल रिफाइंड पाम ऑयल का आयात ही नहीं हुआ। इस वजह से तेल की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बंद किए गए आयात को खोल दिया गया है, जिससे आयात में तेजी आएगी और जल्द ही खाद्य तेलों की कीमत में कमी होगी। गर्मी बढ़ने के साथ आज दिल्ली में हुई बिजली की सबसे ज्यादा खपत। आज दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7000 मेगावाट से भी ज्यादा पहुंच गई। दिल्ली एनसीआर इलाके में भले ही शाम को झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन दिन भर इस कदर चिलचिलाती गर्मी रही कि बिजली की डिमांड अपने पीक पर चली गई। आज दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 7323 मेगावाट रही। ये पीक डिमांड 2 साल पहले की रिकॉर्ड मांग के करीब पहुंच गई। 2 जुलाई 2019 को दिल्ली में बिजली की मांग 7409 मेगावाट पहुंच गई थी, जो कि ऑल टाइम हाई थी। दिल्ली सरकार का दावा है कि उन्होंने बिजली की इस पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया है। लगातार हो रही बारिश से बेतिया में डीएम ऑफिस समेत कई सरकारी दफ्तर तालाब में तब्दील हो गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में पानी जमा हो गया है। ये पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया स्थित डीएम ऑफिस की तस्वीरें हैं, जो कि टापू में तब्दील हो गया है। बीती रात से हुई मूसलाधार बारिश के बाद पूरे परिसर में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। इससे कामकाज ठप हो गया। डीएम ऑफिस ही नहीं, एसपी ऑफिस, कोर्ट परिसर भी पानी से लबालब हो गए। लगातार हो रही बारिश से नगर निगम इलाके के कई मोहल्लों में भी भारी जल जमाव हो गया है। खुद नगर निगम का दफ्तर भी जल जमाव में घिरा रहा। भारी बारिश के बाद से नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र
जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पंजाब में बिजली संकट को लेकर सड़कों पर उतरा अकाली दल, राज्य भर में किए प्रदर्शन। बिजली संकट हल करो, हल करो, हल करो। पंजाब में बिजली कटौती से परेशान पब्लिक कई दिनों से आंदोलन कर रही थी। अब अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें रोपड़ की हैं, जहां प्रदर्शन कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ता हाथ में पंखा लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें राज्य के अलग अलग जिलों से आ रही हैं। लंबी में अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल खुद सड़कों पर उतरे और बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकारी दफ्तरों में 3 दिन तक बिना एयर कंडीशन के काम करने को कहा गया है। पंजाब में चुनाव की तैयारियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनावी बिसात पर गोटियां बिछाई जा रही हैं। ऐसे में बिजली का ये संकट कैप्टन सरकार को कहीं महंगा न पड़ जाए। पंजाब में कांग्रेस के झगड़े के बीच अब हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है। हुड्डा समर्थक कई विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से मिलकर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देने की मांग की है। गुरुवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक 19 विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। हुड्डा समर्थकों ने मांग रखी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हुड्डा समर्थकों का तर्क है कि INLD के संस्थापक ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हो चुके। ऐसे में कांग्रेस को मुकाबले के लिए अनुभवी नेतृत्व चाहिए। आज हमने भी विवेक बंसल जी के सामने अपने दिल की बात रखी, अपनी मनसा जो जाहिर की, हम कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सके हरियाणा में। और तो साथ में अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आगे चल के हम कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। हुड्डा समर्थक विधायक अगले महीने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और फिर बाद में राहुल गांधी से मिलकर के भी अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। यूपी के आगरा में शहीद की पत्नी के धरने पर बैठने से प्रशासन पर उठे सवाल। पति कौशल रावत से प्रशासन के किए वायदे अब तक पूरे नहीं हुए, इसलिए पत्नी धरने पर बैठी। सीआरपीएफ के जवान कौशल रावत को शहीद हुए करीब 2.5 साल हो चुके हैं। जब शहीद हुए थे तब बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। थक हारकर शहीद कौशल रावत की पत्नी ममता रावत को अपने पति की उस प्रतिमा के आगे धरने पर बैठना पड़ा है। कोई पैसा नहीं मिला, बहुत सारा पैसा कटा था जब शहीद हुए थे उनके बाद में आते मदद करने के लिए, लेकिन कोई एक भी रुपया नहीं मिला। आपको भी पॉजिटिव बात सोचनी चाहिए, हमको भी पॉजिटिव बात सोचनी चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, वैसे ही करने की कोशिश करनी चाहिए। साल 2019 के फरवरी महीने में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था। इसी हमले में कौशल रावत शहीद हो गए थे। अब कौशल रावत के परिजनों से प्रशासन का किया वायदा अगर पूरा हो जाए तो शहीद की शहादत को पूरा सम्मान मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर सिख धर्म परिवर्तन विवाद में वीडियो सबूत आया सामने। जिस कथित अगवा लड़की की सिख संगठनों ने सिख युवक से शादी कराई, उसने कहा परिवार से खतरा। मंगलवार को श्रीनगर में सिख युवक से इस लड़की की शादी हुई थी, जिसके बाद वो अपने पति के साथ दिल्ली आई। अब इस लड़की का वीडियो सामने आया है। मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और जो रहनावारी का SHO है वो मुझे हैरेसमेंट कर रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे पति को हाथ लगाया, मैं अपनी जान दूंगी, उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। इससे पहले लड़की का ऑडियो और निकाहनामा भी सामने आया था, जिससे ये सबूत मिले थे कि इस लड़की की मुस्लिम युवक से शादी हो चुकी है, लेकिन सिख संगठनों ने बावजूद इसके सिख युवक से उसकी शादी करा दी। सवाल यह है कि क्या परिवार और सिख संगठनों ने जबरदस्ती लड़की की दोबारा शादी करवाई? जब तक इसकी जांच नहीं होती तब तक ये मामला उलझा रहेगा और सच क्या है और झूठ क्या, इसका पता नहीं लग पाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ आज एक बड़ा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद। पुलवामा में जवानों की ये मुस्तैदी देखिए, गाड़ियां घूम रही है, चप्पे चप्पे पर निशाना लगाए जवान तैनात हैं। इन्हीं जवानों ने आज 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। मारे गए 5 मिलिटेंटों में लश्कर के 2 बड़े कमांडर हैं। दानिश मंजूर पिछले साल से सक्रिय था। रेहान एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था। निशाद हुसैन त्राल से हैं, 2018 से मिलिटेंसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलवामा की मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में मिलिटेंटों के साथ 3 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 10 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर में ये तेजी तब आई है जब 27 जून को मिलिटेंटों ने पुलवामा में SPO फैयाज अहमद की परिवार समेत घर में घुसकर हत्या कर दी थी। जम्मू में फिर दिखा ड्रोन।
अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन दिखा है। ड्रोन पाकिस्तानी थी और सुबह तड़के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन गायब हो गया। शक है कि बॉर्डर पर निगरानी के लिए भेजा गया था। इससे पहले शनिवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकियों ने विस्फोटक वाला हमला किया था। एबीपी न्यूज से बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, जम्मू में ड्रोन हमले के पीछे आईएसआई के इशारे पर लश्कर के आतंकी शामिल थे। अर्लियर ऑन आल्सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसमें लश्कर और जैश ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपन्स को, एक्सप्लोजिव को, नारकोटिक्स को पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ला रही थी और अलग अलग जगह पे उसको पहुंचाया जा रहा था। कश्मीर में पहुंचाया जा रहा था, दहशतगर्दों तक पहुंचाया जा रहा था। ड्रोन का इस्तेमाल पहले आतंकी सीमा से हथियारों की तस्करी के लिए करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सीधा ड्रोन से बम गिराने की साजिश सामने आई हो। भारतीय उच्चायोग की ड्रोन से जासूसी करवा रहा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। पिछले शनिवार यानी 26 जून की रात को ड्रोन से जो बम गिराया गया, उसी के बाद नुकसान की ये तस्वीरें हैं। ड्रोन से आतंकी हमले का टारगेट था जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन। अब खुलासा हुआ है कि 26-27 जून के बीच ऐसे ही ड्रोन इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के आसपास भी मंडराए। पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय उच्चायोग की इमारत के आसपास उड़ते रहे। इसके बाद भारत सरकार ने इस घटना के खिलाफ पाकिस्तान से कड़ी आपत्ति जताई। जम्मू में ड्रोन से हमला और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की ड्रोन से जासूसी कराने की कोशिश, ये दोनों घटना ही पूरे विश्व के सामने इस बात का बड़ा सबूत है कि अब पाकिस्तान कैसे आतंक को हवा में उड़ा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।